हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लूनी रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सी ऑफ अजोव को लेकर के, तो सी ऑफ अजोव को अगर हम मैप में व्यू करें, सी ऑफ अजोव ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड एक सी है जो कनेक्टेड है ब्लैक सी से स्ट्रेट ऑफ कर्च के थ्रू। यहाँ पर जो सी ऑफ अजोव के बॉर्डरिंग एरियाज़ को अगर हम व्यू करें तो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है रशिया कंट्री सी ऑफ अजोव के, एंड वेस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है यूक्रेन कंट्री। यूक्रेन और रशिया जो है वो दोनों ही कंट्री चाहते हैं कि सी ऑफ अजोव एंड स्टेट ऑफ कर्च वाला जो रीजन है वो इंडिपेंडेंट तरीके से उसका यूज़ किया जाए। यूक्रेन जो है वो बार बार आरोप लगाता है कि रशिया जो है इस एरिया को इंडिपेंडेंट नहीं रहने देता। और यूक्रेन क्यों चाहता है कि ये एरिया इंडिपेंडेंट रहे, उसका मेन रीजन ये है कि यूक्रेन के यहाँ पर ये जो रीजन है वहाँ पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी हैं। तो इन पोर्ट का यूज़ करके जो यूक्रेन कंट्री है वो अपने ट्रेड को एंड अदर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है। 1982 में जो सी है, सी एरिया जो भी है ग्लोबली लेवल पर, उस सभी को रेगुलेट करने के लिए, उन सभी को एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर सी एरिया को मेंटेन किया जाए, इसके लिए 1982 में एक लॉ आया और उसको बोलते हैं अनक्लोज के नाम से। रशिया एंड यूक्रेन ने भी 1990s में इस लॉ को साइन किया और उसके बेसिस पर यह होना चाहिए कि ये एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया, यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है उसको अपने अंडर किया, उसके बाद में बार बार ये एलिगेशन लगते हैं कि स्ट्रेट ऑफ कर्च को भी रशिया ने अपने अंडर डिक्लेयर कर दिया है। सी ऑफ अजोव का इंडिपेंडेंट रहना यूक्रेन के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सी ऑफ अजोव सी रूट का यूज़ करते हुए यूक्रेन ब्लैक सी के थ्रू, फिर सी ऑफ मार्मरा, लास्ट में मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन तक अपनी जो पहुंच है, अपनी जो रीच है, उसको बना सकता है यूक्रेन सी रूट का यूज़ करते हुए। जो सी ऑफ अजोव है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे सेलोएस्ट सी के रूप में लोकेटेड है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिवर, डोन रिवर एंड कुबान रिवर अपने वाटर को इनफ्लो करती हैं। ये बेसिक फैक्ट्स हैं सी ऑफ अजोव को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो रिलेटेड है अभी प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होने वाले हैं उन सभी के लिए। यहाँ पर एनडीए के जो कैंडिडेट हैं और जो अपोजिशन पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनमें कौन कौन सी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, इस सभी के लिए डिस्कशन है। तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी मींस बीएसपी ने डिक्लेयर किया है कि हम द्रौपदी मुर्मू जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं उनको, मतलब एनडीए की जो कैंडिडेट है उनको हम सपोर्ट करेंगे। उन्होंने अपना बेसिक रीजन इसके पीछे ये बताया कि वो जो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और बीएसपी का एक मेन मोटिव ये रहा है कि सोसाइटी में जो अनप्रिविलेज्ड पर्सन है उन सभी को एक तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पार्टी काम करती है। तो हम चाहते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी से अगर कोई पर्सन, वो भी एक वीमेन जो आ रही है, तो ना सिर्फ वीमेन एम्पावरमेंट को इससे ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, जबकि अगर हम देखें तो ट्राइबल कम्युनिटी को भी स्ट्रेंथन इसमें देखने को मिलेगा। इसलिए बीएसपी ने डिक्लेयर किया है कि हम द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेंगे। अब बात आती है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। तो इसमें ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है इसकी अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हेड हैं वो जल्दी डिक्लेयर करेंगे कि वो किसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, संथाल कम्युनिटी जो है वो झारखंड जो स्टेट है वहाँ पर मेजोरिटी में पाई जाती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर हम वोट बेसिस की बात करें तो संथाल कम्युनिटी जो है वो उनका एक मेजोरिटी में वोट बेसिस है। तो यहाँ पर अब जेएमएम का क्या ऑर्डर होगा, वो किसको सपोर्ट करेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होएगा। अगर हम
एक तरीके से देखें तो अपने वोट बेसिस को अगर हम ध्यान में रख करके बात करें तो जेएमएम जो है वो भी द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर बात की गई है कि द्रौपदी मुर्मू आप सभी को पता है कि संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। उनसे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे, कुछ बात करेंगे हम यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसको लेकर के। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम संथाल कम्युनिटी की बात करें तो संथाल कम्युनिटी जो है वो झारखंड वाला रीजन, हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पर पाई जाती है। संथाल कम्युनिटी की जो स्क्रिप्ट है ओल्ड चिकी, वो अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में थी क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में उसको ट्रांसलेट किया गया है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गया। दूसरी अगर हम बात करें संथाल लैंग्वेज की तो हमारी जो शेड्यूल 8 है उसमें भी संथाल लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। जो सबसे लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, उसमें डिसाइड किया गया कि 4 लैंग्वेज को और इंसर्ट किया जाए और इसमें थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको इंक्लूड किया गया। और अभी प्रेजेंट टाइम में शेड्यूल 8 में जो है वो 22 लैंग्वेज हैं। ओरिजिनली अगर हम बात करें शेड्यूल 8 की तो उसमें 14 लैंग्वेज थी। अब हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसका इलेक्शन का प्रोसीजर किस तरीके से होगा, जो भी इलेक्शन है उसके लिए किस प्रोसीजर को अपनाया जाता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 55 है उसमें बताया गया है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को फॉलो किया जाता है और जो इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। ओके, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। यहाँ पर अगर हम अदर प्रोसेस की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था कि द्रौपदी मुर्मू ने अपना जो नॉमिनेशन लेटर है उसको दाखिल कर दिया है, मतलब उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। तो जो नॉमिनेशन लेटर होता है उसकी अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में 1974 से पहले ये डिक्लेयर किया गया था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बात रखी गई थी कि अगर कोई भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होता है या फिर नॉमिनेट होता है किसी पार्टी से तो उनको एक प्रपोजर और एक जो सेकेंडर है उसकी ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन इसमें टाइम के साथ में चेंज कर दिया गया, मतलब एक इलेक्टर ऐसा होना चाहिए जो प्रपोजर के रूप में अपनी सहमति दे और एक इलेक्टर ऐसा होना चाहिए जो सेकेंडर के रूप में अपनी कंसेंट दे। ओके, इसके बेसिस पर कोई भी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन की पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता था 1974 से पहले। लेकिन इशू ये हुआ कि 1974 से पहले बहुत बार जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए तब ये देखा गया कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनको लगता था कि वो जीत ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यहाँ पर तो पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन तो है नहीं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्सन जो है वो अपने आप को कैंडिडेट के रूप में डिक्लेयर करे, उनको ये लगे कि हाँ मैं तो जीत सकता हूँ। तो यहाँ पर ये हुआ कि 1974 से पहले देखा गया कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही खड़े हो जाते थे और कुछ कैंडिडेट ने तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जुडिशरी में चैलेंज भी किया। तो इसके बेसिस पर यह लगाया गया कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने चाहिए ताकि जो हर कोई जो है आकर के यहाँ पर खड़ा ना हो जाए और जो एक प्रोसीजर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का उसको हैक्टिक ना बनाया जाए। ओके, तो 1974 के बाद में कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज की गई जिसमें डिसीजन लिया गया कि कोई भी पर्सन अगर कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो रहा है प्रेसिडेंट के लिए तो उनको 50 इलेक्टर्स एज ए प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज ए सेकेंडर्स इनकी कंसेंट होनी चाहिए उनके नॉमिनेशन लेटर पर। इसके अलावा ये भी देखो जो प्रेसिडेंट है उसको 15,000 रुपीज़ जमा करवाने होते हैं, ये भी डिसीजन लिया गया और 15,000 रुपीज़ जो हैं वो उस पर्सन के जब्त हो जाएंगे। इसमें एक जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया गया है कि मान लो टोटल वोट गिरे, उस टोटल वोट में से कितने वोट आपको मिलने चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इतने वोट अगर आपको नहीं मिले तो आपकी जो ये जो मनी है ना जो आपने जमा करवाया है एज ए कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट, ये जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये क्या क्राइटेरिया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए संथाल कम्युनिटी को लेकर के और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके प्रोसीजर को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है
साइंटिस्ट ने डिक्लेयर किया है कि हमारे इंडिया में जीका का स्प्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, हमारे कंट्री में अलग अलग एरिया के लोगों के बहुत सारे क्लिनिकल सैंपल लिए, उनको कलेक्ट करके जब उनका रिव्यू करवाया गया तो जीका वायरस के स्प्रेड की जो चांसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने इसको लेकर के वार्न किया है। जीका वायरस की अगर हम बात करें तो जीका के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं। जीका वायरस ए वेक्टर बोर्न फ्लेवी वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटोज, मेनली एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस। ओके, जीका से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स की और हम बात करते हैं जिससे हमें पता चले कि इसका ओरिजिन कैसे किस तरीके से हुआ था। सबसे पहले 1947 में युगांडा जो कंट्री है वहाँ पर सबसे पहले इसका केस मिला था। ओके, सबसे पहले जो है ये मंकीज़ में देखने को मिला था 1947 में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो युगांडा कंट्री में ही 1952 में इसको ह्यूमंस में भी देखने को मिला जीका वायरस जो है। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें सबसे पहले की वो तो आता है 1947, लेकिन अगर ह्यूमंस की बात आती है तो बात आती है 1952 की, और दोनों में ही युगांडा में देखने को मिला था। 1952 में युगांडा के साथ साथ जो तंजानिया जो कंट्री है वहाँ पर भी इसके केसेस देखने को मिले। अब जो जीका वायरस है उसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, तो ट्रांसमिशन जो है अगर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो है अगर वो बाइट कर लेता है तो इससे इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस है उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है मदर के थ्रू। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो है वो भी इसका ट्रांसफ़र होता है। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स का अगर ट्रांसमिशन किया जाता है या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर है तो उससे भी दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये हमने देखा कि ट्रांसफ़र का प्रोसीजर। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स वही होते हैं जैसे कि सेम जो भी अदर हमारे जो डिजीज़ होती हैं, जैसे चिकनगुनिया हो गया, सेम इसी तरीके से हेडेक होएगा, आपको जो अदर चीज़ें हैं जैसे मसल पेन होने लग जाएगा, फीवर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें, बॉडी के ऊपर रेसेस देखने को मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डेवलप होती हैं। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर प्रेगनेंसी के टाइम में जीका वायरस से अगर जो फीटस है वो इफ़ेक्ट हो जाता है मदर के थ्रू, तो ऐसा बोलते हैं कि माइक्रोसिफेली जो डिजीज़ है वो फीटस को हो सकता है, मतलब चाइल्ड को हो सकता है। माइक्रोसिफेली में क्या होता है कि जो हेड का जो साइज है वो नॉर्मल साइज से थोड़ा छोटा होता है, मतलब स्मॉलर देन नॉर्मल हेड साइज। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जीका वायरस के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन नहीं है स्पेसिफिक कि ये जीका वायरस के लिए ही है। ओके, इसके सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए जो भी पेन रिलीफ है या जो भी अदर मेडिसिन है वो दी जाती हैं, लेकिन स्पेसिफिक इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। इस आर्टिकल में जो ये फ्रंट पेज पर जो आर्टिकल है इसमें बात की गई है चिकनगुनिया की, और भी बात की गई है। यहाँ देखिए आप, इसमें बताया गया है कि चिकनगुनिया और या फिर बात करें हम डेंगू की तो इसके जो केसेस हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो डेंगू की भी अगर हम बात करें तो डेंगू जो है वो भी मॉस्किटो के थ्रू ही यहाँ पर ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। डेंगू को लेकर के वैक्सीन बना दी गई है। चिकनगुनिया की बात करें तो चिकनगुनिया भी मॉस्किटो बोर्न वायरस है। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं दोनों को लेकर के। जो चिकनगुनिया है वो भी एडीज इजिप्टी जो है और या फिर एडीज एल्बोपिक्टस जिसके थ्रू जीका वायरस का ट्रांसफ़र होता है, वो उन्हीं मॉस्किटो के थ्रू इसका भी ट्रांसफ़र होता है चिकनगुनिया का। सेम इसी तरीके से वो ही फीवर, जॉइंट पेन, ये सभी इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, कल हमने डिस्कस किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 2002 में जो गुजरात रिवोट्स हुए थे उसमें जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको डिक्लेयर कर दिया है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर देखने को मिला था, वो कोई फॉर्मर कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, वो जो भी रिवोट्स हुए थे उसमें। ओके, तो मतलब उनको क्लीन चिट दे दी गई है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एक्टिविस्ट जो हो सकता है कि कुछ इशू क्रिएट करें, उनको लेकर के यहाँ पर डिटेन किया गया है। ओके, फॉर्मर IPS ऑफिसर को और जो एक्टिविस्ट हैं उनको डिटेन किया गया है कि अगर कोई एक्टिविटी होती है या फिर आप लोगों को इसके ये जो भी
रिजल्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसके थ्रू या फिर इससे इन्फ्लुएंस करके लोगों को एक तरीके से वायलेंस क्रिएट करते हो, तो उन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए डिटेन किया गया है कि आपकी जो एंट्री है या आपकी जो इस तरीके की जो भी प्रोसीजर होगा, आप लोगों से मिलो या फिर कोई भी असेंबली को आप ऑर्गेनाइज करो, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, इवेंट्स जो हैं वो रेगुलेट किए जाएंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है महाराष्ट्र में जो अभी इशू चल रहा है उसको लेकर के। ओके, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने डिक्लेयर किया है कि मेजोरिटी में जो शिवसेना के जो मेंबर्स हैं वो मेरे साथ में हैं, और रियल शिवसेना पार्टी की अगर हम बात करें तो मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिवसेना से कौन कौन से मेंबर हैं, तो शिवसेना जो गवर्नमेंट है, शिवसेना जो पार्टी है, उन लोगों के लिए डिफेक्शन के लिए काम कर चुकी है कि उनको अर्ज किया है डेप्यूटी स्पीकर से कि उनको डिफेक्शन किया जाए, डिफेक्ट किया जाए, क्योंकि वो जिस सिंबल से वो जीत करके आए उस सिंबल को वायलेट करके अदर पार्टीज को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर से अर्ज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो एयर फेयर्स जो हैं, ओके, एरोप्लेन के जो प्राइजेज हैं, जो सीट के जो प्राइजेज हैं, जो उनके सीधी सी बात अगर हम करें कि जो इनका किराया है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया रखा है। ये यमुना रिवर के बारे में बता रखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रिवर में कॉइन फेंकते हैं और फिर उन कॉइन से कुछ जो भी उनकी जो विशेष हैं वो मांगते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो स्विम एंड सिंक के थ्रू जो कॉइन्स हैं उनको निकालने का काम करते हैं। तो अगर हम स्विम एंड सिंक के थ्रू अगर ये प्रोसीजर देखें तो यमुना रिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो इन लोगों की जो हेल्थ है, यहाँ पर जो भी चिल्ड्रन इसमें इन्वॉल्व हैं, वो उन सभी की जो हेल्थ है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 3 पर इसमें बता रखा है कि दिल्ली में जो लोग हैं उनको राशन कार्ड चाहिए और इनकी संख्या जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर से जो राशन कार्ड होल्डर्स की जो संख्या है, मतलब जितने जो एप्लीकेशन लगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसकी वजह से देखने को मिलता है कि कोविड का जो रिज़ल्ट है वो इफ़ेक्ट जो है वो बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर इफ़ेक्ट देखने को तो मिला है। लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब एक तरीके से शैटर्ड हुई है, और उन सभी को अपनी जो लाइफ है अगर उसको सस्टेन करना है तो उनको फ्री ग्रेन्स की ज़रूरत है, और इसीलिए राशन कार्ड होल्डर्स की जो संख्या है, जो भी इनके लेकर के जो भी फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। ओके, हमारी गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम में स्टेट के लेवल पर अगर हम देखें तो स्टेट लेवल में भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने लेवल पर कोशिश की कि लोगों को फ्री ग्रेन जो है प्रोवाइड करवाई जाए, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी कोशिश की स्कीम के थ्रू कि जो फ्री राशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके, क्योंकि कोविड के टाइम में जब ज़्यादातर लोगों की जो जॉब चली गई उसकी वजह से बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिला था। यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट में जो स्टरलाइट प्लांट है उसको लेकर के अभी एक न्यूज़ आई कि जो उसके ओनर हैं वो उसको बेचना चाहते हैं। ओके, देखो 2018-19 की अगर हम बात करें तो जो स्टरलाइट प्लांट जो है जो वेदांता ग्रुप का है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिला, और इशू देखने के बाद में यहाँ के जो लोकल पीपल हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के कारण यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने भी इस यहाँ पर कुछ फायरिंग हुई जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई थी, जिसके बाद में इसको बंद कर दिया गया था इस प्लांट को, और अब जो इसके ओनर हैं उन्होंने इसके सेल की बात रखी है। देखो, अगर सेल किया जाता है तो तमिलनाडु में जो भी इंडस्ट्री यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है, अपने आप को फ्लोरिश करना चाहती है, उन सब के लिए एक तरीके से तमिलनाडु स्टेट की एक नेगेटिव इमेज जाएगी। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी इशू है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। इशू हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इशूज की अगर हम बात करें तो उसमें मेजॉरिटी में यह बात रखी गई लोकल पीपल के द्वारा कि यहाँ पर पहले ये डिसीजन लिया गया था कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें यहाँ के लोकल लोगों को जॉब दी जाएगी, तो ना तो सिर्फ जॉब दी जा रही है बल्कि जो लोकल पीपल है उन्होंने बोला कि अर्ली 3 AM एवरी डे, अर्ली 3 AM जो है वो जो बहुत सारी हजार्डस गैस यहाँ पर लीक की जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिजीज़, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ से एमिशन होता है। बात करें हम एयर के लेवल पर, एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, वाटर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो गया, बहुत सारे जो हजार्डस केमिकल हैं वो इसके थ्रू यहाँ से पास होते हैं और यहाँ की जो भी लोकल वाटर बॉडीज़ हैं उन सभी को इफ़ेक्ट करते हैं।
लोगों ने तो ये भी एलिगेशन लगाए कि यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी कंटेमिनेटेड स्टेज में पहुँच गया है। ओके, तो यहाँ पर जो ये प्लांट है इसको बंद करने से बहुत सारा इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस इफेक्ट की वजह से जो कॉपर का बहुत सारा जो ट्रेड है वो हम फॉरेन कंट्रीज से कर रहे हैं जब से ये प्लांट बंद हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड की बात आती है जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो एसिड है वो यहीं से ट्रांसफ़र होता था, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये बंद होता है तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू अदर इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो केरला स्टेट है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो जल्द ही अपनी रीजनल रेड लिस्ट ऑफ बर्ड लेकर के आएंगी। केरला इस तरीके का पहला स्टेट होगा जो अपने, क्योंकि केरला में अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग केरला स्टेट में 35 थ्रेटन्ड बर्ड है। ओके, तो वो अपने लेवल पर यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं और उनकी कितनी पॉपुलेशन है उनको लेकर के खुद की पर्सनल रेड लिस्ट लेकर के आएंगे ताकि उन बर्ड्स के ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया जा सके। यहाँ पर IUCN की बात की गई है, तो IUCN से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, फ्लोरा एंड फोना की जो भी स्पीसीज हैं उन सभी को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया। ये UN बॉडी नहीं है लेकिन UN से एफिलिएटेड होकर के बहुत सारे काम करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1964 में IUCN अपनी लिस्ट लेकर के आया था, जो भी थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उन सभी को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए रेड लिस्ट अपनी लेकर के आया, जिसमें अलग अलग कैटेगरी उन्होंने डिसाइड की कि पॉपुलेशन के बेसिस पर, उनके हैबिटेट के बेसिस पर किसी भी स्पीसीज को क्या नुकसान देखने को पड़ सकता है। ओके, और अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं ना कि ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये थ्रेटन्ड स्पीसीज है, ये वनरेबल है, ये सारी जो डिसीजन है वो इसी रेड लिस्ट के बेसिस पर, जो रेड डाटा बुक है इसके बेसिस पर डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए जर्मनी गए हैं। यहाँ पर जो G7 कंट्रीज़ जो हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या और भी अदर कंट्रीज जिनको यहाँ पर बुलाया गया है, उन सभी के साथ में हमारा इंडिया जो है वो अपने बायलैटरल रिलेशंस को बेहतरीन करने की भी कोशिश करेगा। यहाँ पर बात आई है कनाडा के साथ में, तो कनाडा जब हमारे यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, जब कनाडा की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए थे जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशन में कुछ इफेक्ट देखने को मिला, तो हो सकता है कि उन सारे इश्यूज को सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश की जाए और जो भी प्रॉब्लम है उनको रिलीव करने की या उनको एक नेचुरल फॉर्म में दोबारा से हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको बेहतरीन करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो G20 ग्रुप की मीटिंग को लेकर के है। कल हमने डिस्कस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में नेक्स्ट ईयर ये जो मीटिंग है उसको इंडिया होल्ड करेगा। यहाँ पर पाकिस्तान ने अपोज किया है कि जो भी आप G20 के जो इवेंट्स हैं वो कश्मीर में नहीं करना है आपको। ओके, उन्होंने बोला है कि कश्मीर में नहीं होना चाहिए क्योंकि कश्मीर जो है वो एक कन्फ्लिक्टेड जोन है, अभी इसको लेकर के क्लियरली नहीं है, इंडिया यहाँ पर अपना जो भी इवेंट्स है उसको होल्ड ना करे। ओके, अब G20 ग्रुप से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स की हम बात करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। G20 ग्रुप एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 तो कंट्रीज हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा IMF एंड वर्ल्ड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इसमें मौजूद रहते हैं G20 ग्रुप में। ये जो G20 ग्रुप है इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या फिर हेडक्वार्टर नहीं है, ये आपको बेसिक फैक्ट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम G20 के कंट्रीब्यूशन की बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो पूरे वर्ल्ड की जो भी एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं वो सभी कंट्रीज इसके मेंबर हैं। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो G20 ग्रुप पे आती है। 80% ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है
वो यहाँ से होता है। 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, 75% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड जो है वो G20 ग्रुप ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गए G20 से लेकर के, तो ये मेंस में हम यूज़ कर सकते हैं और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बेसिक फैक्ट्स को भी डिस्कस किया। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया इसका मेंबर है। 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर अगर हम व्यू करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आया था, ऑर्गेनाइजेशन के नेम दे दिए गए, पूछ लिया गया कि इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है। तो अब यूपीएससी जो है डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ करके कि जैसे G20 से लेकर के 2-3 स्टेटमेंट दे दिए और फिर इसमें पूछ लिया। अब क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसको दे करके 2-3 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ पूछ ले और इंडिया मेंबर है या नहीं है ये क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया। तो जब भी किसी क्वेश्चन को आप स्टडी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो ज़रूरी है आपके लिए, उनको आप व्यू करो, उससे आपको पता चलेगा कि किसी भी न्यूज़ को हम किस किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो इंडिया मेंबर है G20 का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बांग्लादेश में जो पद्मा रिवर है उस पर मल्टीपर्पज़ ब्रिज को बनाया गया है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसको इन्होंने ओपन किया है। हमारे इंडिया से भी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज गया है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि ये जो पद्मा ब्रिज है वो ना सिर्फ बांग्लादेश के इंटरनल जो इश्यूज हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेगा, बल्कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है उनको भी बेहतरीन करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लेवल पर जो हमारी कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, 1 सेकेंड। देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो महाराष्ट्र में जो इशू है उसी के बारे में बता रखा है कि देखो वहाँ पर जो एमएलए हैं उनके ऊपर जो स्पेंडिंग मनी, मतलब ये आरोप लग रहा है, ये एलिगेशन वहाँ पर लगाया जा रहा है कि जो अदर पार्टीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो भी शिवसेना के जो मेंबर्स हैं उनको हम अपने साथ में ले और अपनी वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई। तो ये प्रेजेंट टाइम में एलिगेशन है कि जो भी एमएलए हैं वो अभी गुवाहाटी में, मतलब आसाम स्टेट में रुके हुए हैं। तो आसाम के जो सीएम हैं उन्होंने ये बोला है कि जो भी एमएलएज हैं उनके ऊपर जो भी खर्चा किया जा रहा है वो महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट के एमएलएज हैं उनके ऊपर आसाम स्टेट जो है वो इसके ऊपर कोई भी एक्सपेंसेस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो फॉरेन पेज पर जो आर्टिकल है वो अफगानिस्तान में अभी अर्थक्वेक इशू देखने को मिला। तो वहाँ पर तालिबान जो है उन्होंने बोला है कि हमें और ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए, चाहे आप फाइनेंशियल बेसिस पर देख लिए या फिर अगर हम बात कर लें तो अदर जो भी फूड ग्रेन्स हैं या फिर जो मेडिकल असिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबिलिटी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो इसकी वजह से इफेक्ट हुई है। यूरोपियन यूनियन ने डिक्लेयर किया है कि जल्दी ईरान और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं वो दोबारा से जल्दी स्टार्ट होंगी और इसकी वजह से जो भी इशूज काफ़ी लंबे टाइम से इफेक्ट कर रहे हैं सभी कंट्रीज़ को, उनको जल्दी सोल्व किया जाएगा। यहाँ पर ईरान ने डिक्लेयर किया है कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये JCPOA एग्रीमेंट को अनल किया गया था, उसको रद्द किया गया था, तो उसके बाद में दोबारा से ईरान के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे थे और जब ईरान के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे थे तो यहाँ पर अदर कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन इफेक्ट ना हो, इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ ने ईरान के साथ में जो अपने रिलेशन हैं उनको रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से ईरान का जो ट्रेड है वो भी इफेक्ट हुआ और जब ट्रेड इफेक्ट होता है तो इकोनॉमी इफेक्ट होती ही है। तो यहाँ पर ईरान ने क्लियर किया है कि उनको इकोनॉमी सपोर्ट की ज़रूरत है, इकोनॉमिक बेनिफिट की ज़रूरत है और ये जो भी इशू है इसको जल्द ही सोल्व किया जाए। यहाँ पर यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि कांग्रेस जो है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो जल्द ही, बाइडेन ने साइन कर दिया है कि गन कंट्रोल जो बिल है वो जल्दी लाया जाए, क्योंकि लोगों की जो ज़िंदगी है, लोगों की जो लाइफ है उसको सेव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर, आप सभी को पता है संडे है। यहाँ पर साइंस पेज पर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने ये अनाउंस किया है कि जल्द ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का COP15 जो मीटिंग है वो कनाडा में होगी। पहले जो मीटिंग है वो चाइना के कनमिंग में होने वाली थी, लेकिन अब मॉन्ट्रियल कनाडा में ये मीटिंग होगी। आप सभी को पता है 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी,
जो अर्थ समिट हुई थी उसमें डेजर्टिफिकेशन को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के जो है वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ था। फिर टाइम टू टाइम उन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए टाइम टू टाइम मीटिंग भी होने लगी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के COP15 मीटिंग होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 FAQ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी हैवी रेन देखने को मिल रहा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्या रीजन है, हमारे इंडिया का जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पर रेन की डेफिसिट है। कंपैरिजन करें नॉर्थ ईस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से तो वहाँ पर रेनी सीजन जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो हैवी रेन देखने को मिल रहा है, और या जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो है वहाँ पर कम टाइम के लिए भी रेन देखने, मतलब शॉर्ट टाइम में जो रेन है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन सेंट्रल इंडिया जो है वो इफेक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जब डिस्कशन किया गया तो इस आर्टिकल में कम्प्लीटली ये शो किया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। सी का जो अपर लेयर है वहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, वाटर का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिससे इवेपोरेशन का जो प्रोसीजर है वो इंक्रीज हो गया है। और जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हम देख रहे हैं कि रेगुलर जो साइक्लोन जैसे इशू जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और इन सभी की वजह से ही जो एक्सट्रीम वेदर जो है वो देखने को मिल रहा है। IPCC की जो रिपोर्ट आई थी अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें भी ये बोला गया था कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं आने वाले टाइम में वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के है। महाराष्ट्र में जो इशू है उसके बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल में आज तक अगर हम बात करें तो 2014 के बाद में अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट यूटीज़ में ये सारे इशू देखने को मिले हैं कि वहाँ पर अदर पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाती है, कुछ टाइम के बाद में उसके जो मेंबर्स हैं वो अदर पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और वहाँ पर जो है वो अदर पार्टी फिर जो मेजोरिटी में आकर के अपनी गवर्नमेंट को फिर से बनाती है। तो इसमें अभी महाराष्ट्र में भी ये इशू चल रहा है। देखो, महाराष्ट्र में ये बताया गया है कि शिवसेना के 55 मेंबर हैं। 55 में से ये बोला जाता है कि 10th शेड्यूल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें ये बोला गया है कि किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो उनके ऊपर क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जब कोई भी पर्सन जो किसी अदर पार्टी के सिंबल से जीत करके आया दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, कर तो सकता है, लेकिन उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा अगर वो इंडिपेंडेंट तरीके से ज्वाइन करता है तो। ओके, इसके अलावा ये भी बोला गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जब भी एप्लीकेबल होता है जब विप कोई भी पार्टी किसी भी बिल को पास करवाने के लिए अपना एक रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर करती है लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर यूनियन लेवल पर, मतलब पार्लियामेंट में, तो पार्टी के जो सभी मेंबर है उसको विप की बात माननी होती है। बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जो विप के अगेंस्ट वोटिंग करते हैं, तो उनके खिलाफ में भी एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होता है। ओके, तो यहाँ पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो पार्ट है उसमें डिक्लेयर किया गया है कि 2/3 मर्जर जो है किसी भी पार्टी का उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, इस आर्टिकल में क्वेश्चन किया गया है कि उसमें बोला गया है किसी पार्टी का 2/3 मेंबर, उसके बाद में जो लेजिस्लेटर हैं वो इसमें जाकर के अलाउ करें कि हाँ हम मर्ज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मेंबर्स जो हैं वो जाकर के अगर मर्ज हो रहे हैं तो उनके ऊपर तो एप्लीकेबल होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहाँ पर कुछ बेसिक प्रोविजन है एंटी डिफेक्शन लॉ के, उसके बारे में क्वेश्चनिंग की गई है कि इनको लेकर के क्लियरिटी होनी चाहिए, और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको और स्ट्रिक्ट लेवल पर एप्लीकेबल होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट लेवल पर इसको और ज़्यादा इसमें चेंजेस होने चाहिए ताकि इस तरीके के इशू जो बार बार हमें देखने को मिल रहे हैं उनको सॉल्व किया जा सके। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स की बात बताई गई है। पहले अगर हम बात करें, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास में पावर होती है, तो यहाँ पर जो डेप्यूटी स्पीकर है उससे अर्ज किया है शिवसेना ने कि जो भी मेंबर्स जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम अदर पार्टीज़ में मर्ज हो सकते हैं उनके खिलाफ में एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल किया जाए। तो यहाँ पर जो उनकी स्पीकर की जो पोस्ट है वो प्रेजेंट टाइम में वैकेंट है, इसलिए जो डिप्टी स्पीकर है उससे ये अर्ज किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, ये जो स्टेट है इसमें
जो महाराष्ट्र में जो इशू देखने को मिल रहा है, इसके अलावा इसमें बताया गया है ना कि जो इस पार्टी है उसका 2/3 मर्जर होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट में ऐसे मर्ज हुआ, वहाँ के जो मेंबर्स हैं किसी पार्टी के, वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके का जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो मर्ज एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो एप्लीकेबल जब नहीं हुआ तो अब यहाँ पर क्या होगा। और जुडिशरी में भी अगर हम बात करें तो जुडिशरी में भी क्वेश्चनिंग की गई थी इस तरीके के इशू को लेकर के, लेकिन जुडिशरी ने ये बोला कि इस तरीके की जो मर्जिंग है वो एप्लीकेबल है। इस तरीके की मर्जिंग 2/3 मेजोरिटी में अगर मेंबर जाकर के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ओके, तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या इंडिया में फेल हो रहा है, इस तरीके के इशू हमारे बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो लॉ में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, इसी को लेकर के ये आर्टिकल आया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, इसमें जो अभी अबॉर्शन राइट था यूएसए में जो वीमेन है उनको, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 1973 में जो रॉय एंड वेड जो केस था उसमें ये बोला गया था कि ट्राइमेस्टर के बेसिस पर डिक्लेयर किया गया था कि अबॉर्शन राइट है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें कुछ अलग क्राइटेरिया है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी है अलग क्राइटेरिया है, थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पर बताया गया है कि इस केस में देखो क्यों अबॉर्शन जो राइट है उसको क्यों ख़त्म किया गया। जो जुडिशरी है वहाँ की यूएस ने, उन्होंने ये बोला कि वहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नहीं है अबॉर्शन को लेकर के। जुडिशरी ने यहाँ पर ये भी बोला कि देखो क्वेश्चनिंग ये की गई थी, बार बार इसको लेकर के रेगुलेट करने की बात की जा रही थी कि अबॉर्शन को वहाँ पर ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इसमें सबसे बेसिक बात जो वीमेन है उन्होंने बोला कि हमारे जो राइट हैं वो स्नैच किए गए हैं, हमारी जो इंडिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया था कि अनसेफ जो अबॉर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, जिसकी वजह से इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अब इसमें ये क्वेश्चन किया गया है कि देखो आपने क्या कर दिया है, आपने कर दिया है उसको बैन होने की वजह से अब जो है वो तो अनसेफ जो अबॉर्शन है वो तो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट को पावर दी गई है कि कौन कौन से स्टेट अपने लेवल पर अब रेगुलेट कर सकते हैं कि हमें जो है वो अबॉर्शन राइट को रखना है या उसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्टेट बैन करेंगी वहाँ से अगर अबॉर्शन के लिए किसी वीमेन को दूसरे स्टेट में जाना होगा, मतलब फाइनेंशियली बर्डन भी क्रिएट होगा और अनसेफ तरीके से जो इशूज़ है वो तो और ज़्यादा इंक्रीज इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो है उसको भी आप जाकर के व्यू कर सकते हो। उसकी जो PDF है वो मॉर्निंग में अपलोड कर दी जाती है। संडे को जो है वो आपका अदर जो भी आपकी प्रिपरेशन के अदर मोड हैं उनके ऊपर जो है उन बेसिक्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। मंडे टू सैटरडे जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है वो रेगुलर अपलोड की जा रही है। लास्ट 3 डेज से हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो आप इसको जाकर के व्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दीजिए। ओके, थैंक यू।